अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान में 16 दिन के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात जिस सूरत में होंगे, क्या पाकिस्तान में उन इंतखाबात के नतीजे में इस्तेहकाम आएगा? यह है वो सवाल जो शायद हर पाकिस्तानी के जहन में मौजूद है। इस मरतबा इंतखाबी मुहिम का ना वो रंग है ना वो ढंग है। जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है और उसकी वाज़े वजह ये एक नज़र आती है कि एक बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपने निशान के साथ इंतखाबात में मौजूद नहीं है। और जिस किस्म की फ़िज़ा बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें आज मानसेरा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने एक जलसा किया। नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू जिस भी शख्स ने सुनी होगी उसको ये बार बार अंदाज़ा हो रहा होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ माजी की बात तवातर के साथ अपने हर खिताब में, हर मीडिया इंटरेक्शन में करते हैं, लेकिन जो आज के सवालात हैं शायद उनका जवाब लोग चाहते हैं। वो सवालात हैं कि जो 16 माह की हुकूमत थी उनके छोटे भाई की, उस दौरान जो महंगाई हुई उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज जो खिताब किया, मैं उसके चंद क्लिप्स जो हैं वो आपको सुनवाना चाहता हूं। मानसेरा में मियां साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनिए। बड़ा शौक है मुझे इस मोटरवे को देखने का, जो अपने हाथों से बनाई, लेकिन जब वो तैयार हुई तो मैं जेल में था। इन लोगों ने मुझे आपसे कितना दूर कर दिया, कभी जेल में, कभी मुकदमात में, कभी लंदन, और आज 10 साल के बाद फिर नवाज शरीफ आपके सामने आ चुका है। लेकिन जो मुल्क की हालात हैं, जो आपके हालात हैं, वो हालात देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही। आज यहाँ वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया, आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन 10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, उन्होंने केपीके का और मानसेरा का क्या किया? ये तो मियां साहब की माजी की कहानी है। लोग शायद ज़्यादा इंटरेस्टेड हों कि हमें बताया जाए कि इमरान खान का क्या बनेगा, जो इस वक्त कैदी मौजूद हैं उनका क्या बनेगा, मुल्क में सियासत किस तरह चलेगी, मीडिया जो है वो इसी सूरत में चलता रहेगा जिस किस्म का एक घुटा घुटा सा माहौल है, या फिर चीज़ें अब ओपन अप होंगी। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो सवालात हैं, किस तरीके से 27 अरब डॉलर 24 नवंबर 2024 तक इंश्योर किया जाएगा कि पाकिस्तान के पास मौजूद हो, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब लोग चाहते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी जमात जलसे का आगाज़, जलसों का आगाज़ और जलसे मनसूख करने का आगाज़ कर चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो मंशूर बाकायदा तौर पर उसका ऐलान नहीं किया गया। इसी जलसे में मरीम नवाज साहिबा ने भी खिताब किया। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। नहीं थे जो जातियात तक उतरते थे। मैं आपके सामने खड़ी हूं जलसे में, आप लोग इज्जत वाले लोग हो, मानसेरा वालों, क्या ये हमारा कल्चर है कि आप खड़े होकर जलसों में अपनी खवातीन को आवाजें कसो? क्या ये हमारा कल्चर है? क्या ये मानसेरा के इज्जतदार लोगों का कल्चर है? सिर्फ याद दहानी के लिए मरीम नवाज साहिबा अपने जलसों में क्या गुफ्तगू करती रही हैं, वो जरा सुन लीजिए। पिंकी पीरनी सोशल मीडिया के लोगों को कहती है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाओ, कहती है कि मेरी चोरी का कोई पूछे। मानिका के बच्चों की चोरी का जो अरबपति हो गए इमरान खान के दौर में, मुझे नहीं पता था कि फतेह जंग में भी फराह गोगी के किस्से पहुंच चुके हुए हैं। लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी ते कप्तान। फराह खान का दूसरा नाम है इमरान खान। पिंकी पीरनी के बच्चों से अवाम की जान छुड़ाने की, जानते हो पिंकी पीरनी का बेटा इब्राहिम मालिका अरबपति हो गया पिछले 4 सालों में। मरीम नवाज साहिबा की ये गुफ्तगू यकीनन बिला तबसरा है, इसके ऊपर मैं तबसरे से गुरेज करूंगा। इसी वीकेंड के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो गुज़श्ता रोज़ खिताब किया लाहौर में, वो लाहौर का खिताब बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मुसलसल अपने तनकीद का निशाना रखा हुआ है, बार बार मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर तनकीद के नश्तर बरसाते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के नाम हैरान कुन तौर पर एक पैगाम दिया। वो पैगाम क्या था, वो सुनिए। पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं, मैं उनके कारकुन से आज बात करना चाह रहा हूं।
इसलिए जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूं, और जो जुल्म मैंने देखा है, मेरे खानदान ने देखा है, मेरे कारकुन ने, मेरे जियालों ने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूं, आए इस इलेक्शन में आप तीर और शेर का मुकाबला है, आए मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूंगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, उनका सपोर्टर बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी का इंतखाब एक ऑप्शन के तौर पर इन इलेक्शंस में कर सकता है? ये बहुत ही अहम सवाल है। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, ज़िया निगार हैं, आप सब लोग इनको जानते हैं, स्काइप के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब असदुल्ला खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से खलील ताहिर सिंधु साहब जो हैं वो हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज़ गुफ्तगू का फैसल करीम कुंडी साहब के साथ करूँगा क्योंकि वो अपनी इंतखाबी मुहिम के साथ एक मुख्तसर वक्त के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, मुझे बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो खिताब किया है और हम देख रहे हैं कि मुसलसल मुस्लिम लीग नून को हदफ तनकीद बना रहे हैं, तो ये तो 9 अगस्त तक तो आप लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। आज बिलावल ने कहा कि मैंने मुस्लिम लीग नवाज का जुल्म देखा है। वो किस जुल्म का तस्करा कर रहे हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने देखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिलावल साहब का भी और मरियम साहबा का भी और नवाज शरीफ साहब के क्लिप सुना है, और बिलावल साहब की स्पीच में जिस पे उन्होंने पीटीआई के वर्करों को और अहदेदारों को या जो भी आपने उनको एड्रेस किया। देखिए, माजी में हमेशा हमने कहा कि पंजाब में हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रही है, थाने की कचहरी की पॉलिटिक्स रही है, मुखालफिन पे FIR हुई हैं, बाकी चीज़ें हुई हैं, विक्टिमाइजेशन हुई है। वो चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं की। हमने कभी सिंध में ये काम नहीं किया कि हम अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ FIR काटें, या मरकज में हमारी हुकूमत आए हम उस FIR काटें, और चीज़ें जो है इस चीज़ पे हो। लिहाजा इस चीज़ के हवाले से जो है हमने वो देखा। और आपने माजी में देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो दौर PMLN की भी गुजारे जो भी है, लेकिन देखिए जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, उसके लिए हमें जो है वो जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं तो इतिहाद बनते रहते हैं। माजी में अगर आप देखें, जब PTI का धरना था और उन्होंने इस्तीफे दिए थे, तो उस वक्त भी हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब थे, हम इनको पार्लियामेंट में लेके आए। माजी में जब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन रहा था, तो चेयरमैन सेनेट PTI का था और डिप्टी चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, और PTI ने हमें वोट भी किए थे। तो पॉलिटिक्स में जब आप इतिहाद बनाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, तो मुख्तलिफ सियासी जमात के साथ आपको बैठना पड़ता है। अदरवाइज आप देखिए, कुंडी साहब अब मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपने कभी नहीं किया, नून लीग ये सब कुछ करती रही है, PDM और इत्तेहादियों की जो हुकूमत थी, आप उस हुकूमत का हिस्सा थे। PTI कहती है कि उस दौरान भी हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है, तो आप खामोश फरीक के तौर पर मौजूद तो थे? बिल्कुल नहीं थे। आपको याद होगा और मीडिया को भी याद होगा, जब 16 महीने की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने कहा कि हमें अपोजिशन के साथ डायलॉग्स करने चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हमें डायलॉग्स करने चाहिए और पार्लियामेंट में खड़े होगा, और हमने PDM की जमातों को बिठाया मेज पे अपोजिशन के साथ, उस वक्त की PTI के साथ, और हमने डायलॉग्स की मेज पे बिठाया और हमने डायलॉग्स किए। हमने हमेशा ये कहते हैं कि विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, वरना मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारी जब सिंध में हुकूमत थी, हम तो PTI के खिलाफ FIR नहीं काटी, हमने तो उसके लोगों को अंदर नहीं किया था। हम खामोश नहीं बैठे हुए थे। हमने जो है, देखें, हम एक इत्तेहादी हुकूमत है, हमने अपना एक रोल, एक जिम्मेवार जो है जमात का एक रोल प्ले किया था। हमने माजी में भी किया, हम मुस्तकबिल में भी करेंगे, हम अभी भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सही। अच्छा कुंडी साहब, फाइनली मुझे ये बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं अपने जलसों में तवातर के साथ, अब गुज़श्ता 10 रोज़ से मुसलसल उनका जो लहजा है वो मुस्लिम लीग नून के तस्करे पर, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, मियाँ शहबाज शरीफ के तस्करे पर बहुत तल्ख हो जाता है। इसका मतलब हम ये समझें, और उन्होंने ये भी कहा कि सियासतदानों को खलाई मखलूक और मुझे आवाम से उम्मीद है, तो यकीनन जिनको आपके मुताबिक खलाई मखलूक से उम्मीद है तो आप तो उनका साथ नहीं देंगे ना इलेक्शंस के बाद। ऐसा तो नहीं होगा इन तकारीर के बाद 8 फरवरी के नतीजे में जो हुकूमत साजी का अमल हो, तो हम ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर साथ बैठी है उन्हीं सफ़ों में मुस्लिम लीग नवाज के साथ जहां पर गुज़श्ता 16 माह की हुकूमत में बैठी हुई थी। देखें, इसमें सबसे अहम बात है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, इलेक्शन पे डाउट हुआ, तो पार्लियामेंट और हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं चल सकेगी।
दूसरी बात यह है कि देखें, खुद PMLN ने कहा कि हमारी तो बात हो गई है, हमारा तो मैच फिक्स हो गया है, और ये बातें वो खुद कर रहे थे, हमने तो नहीं कहा कि वो कर रहे थे। और आज सूरत हाल ये है कि आज तक उनका मंशूर नहीं है, आज तक उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वाजे नहीं है कि कौन होंगे, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था। मरियम साहिबा ने अपने स्पीच में बातें की, और उन्होंने जो इल्जामात लगाए कि वो अरबपति बन गए, मानिका साहब के बच्चे या जो भी है, तो 16 महीने तो आपके चाचे की हुकूमत थी ना, तो सब केस बना लेते करप्शन के उनके ऊपर और उनको अंदर कर लेते। या मियां साहब के साथ जो ज्यादतियां हुई थी, तो 16 महीने जब उनके भाई वजीर आजम थे तो उन लोगों को फांसी चढ़ा देते, उनको सजा दे देते जिन्होंने उनके साथ जुल्म किया था। तो उस वक्त तो मियां साहब के भाई ने कोई बात नहीं की, और मरियम साहिबा के चाचे ने कोई बात नहीं की कि वो अरबपति बन गए या अनफेयर मीन साथ पैसे कमाए, तो केसेस उनके खिलाफ रजिस्टर कर लेते और फिर उनको सजा दिलवा देते। वो चीज तो कुछ भी नहीं हुई। लेकिन अगर वो है गलत है, हम तो कहते हैं जो भी गलत है उनको सजा होनी चाहिए। हम भी पॉलिटिकल विक्टिमाइज PTI के दौर में हुए थे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। खलील ताहिर साहब, मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ जो कैंपेन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्च की है, मुसलसल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं आप लोगों पर, तो किस किस्म का आपका रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि अभी तो आप लोग हम नवाला, हम प्याला, हम रकाब थे। हम प्याला का तो मुझे नहीं पता। बाकी जो ईसा नकवी साहब, आप आज जो बिलावल का लहजा था साहिवाल में, पता नहीं उसको किसी ने समझा दी है। आज वो कह रहे थे कि मैं मतलब गालिम गलोच की सियासत नहीं करता, मैं इल्जामात की सियासत नहीं करता। और मुझे याद आ रहा था उसके वालिद मोहतरम का इंटरव्यू जरदारी साहब का, जो उन्होंने हामिद मीर को दिया था कि ये भी एंटरटेनिंग है, इसको सीखने की जरूरत है। तो शायद रोज बरोज उसका कोई उस्ताद बदलता है या पता नहीं क्या होता है। दूसरा वो कह रहे थे कि जिन अपना जुल्मों से मैं गुजरा हूँ, और अभी कुंडी साहब को आपने भेज दिया, यानी हो पता नहीं इसमें क्या सीरियस मिस्ट्री थी कि आपने इनको जल्दी भिजवा दिया, लेकिन इनको पूछते तो सही कम से कम कि ये जो था, जब मीर मुर्जा भुट्टो की लाश पड़ी थी 8 घंटे तक, अपना बिलावल उसके मुर्जा उसके सामने, अल मुर्जा उसके सामने, तो बीबी वजीर आजम थी, बीबी शहीद, तो किसने उसको रोका था ना आने का? जब वो जा रही थी अपना लियाकत बाग वाला जलसा करके, तो किसने रूट चेंज किया था? जब वो जा रही थी तो किसकी आखिरी कॉल आई थी कि बाहर निकल के शीशे से लोगों को वेव करें? ये बहुत सारी बातें हैं जिनको हम नहीं दोहराना चाहते, और जो बिलो दी बेल्ट है गुफ्तगू करना है, इसको अच्छा नहीं लगता। बिलावल साहब को चूंकि हम तो फिर भी उनके वालिद मोहतरम पे एतमाद करते हैं कि वो एक सियासतदान है, और जब वो कहते हैं कि अभी इसको पता कुछ नहीं, एंटरटेनिंग है और सारा कुछ, वो तो फिर उसी इंटरव्यू में कहा कि ये जो इलेक्शन है फेयर एंड फ्री होंगे, तो ये वाकई फेयर एंड फ्री होंगे। 2018 की तरह नहीं होगा कि मतलब 12 बजे तक फेयर और उसके बाद फ्री हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और आप परसों का इंटरव्यू देखें जो शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे सदर ने दिया कि अगर बिलावल भुट्टो को लोग चुनते हैं, चूज करते हैं, तो हम खुश दिली से उनको कबूल करेंगे। सियासतदान का ये एटीट्यूड होना चाहिए। सियासतदान का ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए जो मतलब एक अजीब सी बेग सी गुफ्तगू करनी या आवारा गुफ्तगू करनी, नहीं, ये सही का तरीका। दूसरा भी कुंडी साहब फरमा रहे थे कि फांसी दे देते उनको। मैं, हालांकि मेरा ज़ाहिर है मैं मुस्लिम लीग नून से हूँ, लेकिन पहले क्या तलख तजर्बा नहीं हुआ? जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी देकर क्या, कहाँ पे गया पाकिस्तान पे, किन हालात में चला गया? या अपना मियां नवाज शरीफ पे हाई जैकिंग का केस बना के, क्या सियासतदानों के साथ ऐसा ही होता रहेगा? तो ये तो बल्कि अच्छी बात है कि किसी के खिलाफ हमने कोई केस नहीं बनाया, और अगर आप केस बन रहे हैं तो वो अल्टीमेटली प्रूव हो गया। इन्होंने भी तो अकामा का जो भी जिसने भी बनाया था, तो फिर उसमें पनामा का तो कुछ भी नहीं निकला था। 435 लोगों का केस था, एक बंदे को ट्रायल किया, और खुद लिख रहे हैं साकिब निसार साहब, आसिफ सईद कोसा साहब, कि देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ द करप्शन। और फिर वाजिद से आज उन्होंने हीरे चुने थे, वो भी लिख रहा है कि कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं है। और असदुल्लाह साहब को पता है, ये मेरे साथ थे कोर्ट में, कि जब इस दफा हमने देखा 2 जजेस साहबान सुन रहे थे, दोनों वाले जीजी और यमन फील्ड, तो असद भाई से पूछने, दोनों जी सजाएं थी, वो फोटो कॉपीज पे सजाएं दी हुई थी जो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है एविडेंस एक्ट में, और उस पे सजाएं दी हुई थी, और उसके लिए इनके पास जवाब नहीं था। सही। अच्छा सिंधु साहब, नून लीग की जो कैंपेन है, मैं आपके पास वापस आता हूँ। नून लीग की जो कैंपेन है, ख़ास तौर पर लाहौर के हवाले से, साउथ पंजाब के हवाले से कुछ बहुत ही अहम और दिलचस्प चीज़ें सामने आ रही हैं साउथ पंजाब में, क्योंकि आप टिकटों की तकसीम वाले मामले में भी बड़े सरगर्म थे, तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। पीजे मीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मैसेज दे रहे हैं PTI के कारकुनान को, आपका ख्याल क्या है? आपको क्या समझ आती है कि उनको ये लगता है कि नून लीग की बैशिंग करेंगे, उनके खिलाफ बात करेंगे, तो ये एक तरीकाकार हो सकता है कि वो अपनी सियासत जो है उसको चमका सकें, उनके प्रोस्पेक्ट्स के रिवाइव कर सकें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में? सिर्फ ये वजह है, या आपको लगता है कि वाकई उनके अंदर अब ये रियलाइजेशन है कि मुस्लिम लीग नवाज का साथ देकर पीपल्स पार्टी ने जो 16 माह की हुकूमत ली थी वो एक बहुत संगीन गलती थी? देखें, ये कभी भी
इकट्ठे नहीं रह सकते, ना रहेंगे ना रहे हैं। मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था लंदन से, जब वो हुकूमत से निकल रहे थे, जब ये कोलिशन में थे, उसी फ्लाइट से आया था। सुबह हम पहुंचे थे इस्लामाबाद और उन्होंने जहाज में मुझे कह दिया था कि मैं इनके साथ नहीं चल सकता। ओके, आज जो हम बात करते हैं पीडीएम की, पीडीएम क्यों बनाई गई? एक आदमी के लिए बनाई गई, इमरान खान, पीटीआई, उसके लिए पीडीएम बनाई गई। अब वो पीडीएम खत्म हो गई, इलेक्शन मोड में आप आ गए, वो पुरानी रवायतें शुरू हो गई हैं दोबारा। आज ये वही है ना, सारे जलसों में कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्द हैं, इन्होंने 9 मई को क्या किया, आज आप उन्हीं को कह रहे हैं आपकी पार्टी में आ जाए। यार व्हाट अ जोक, ये मजाक है कि एक वक्त पे आप ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि इनको सारों को दहशतगर्द कह देते हैं। इलेक्शंस आते हैं, नहीं जी आप हमारे साथ हो जाए। मुझे तो याद है जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो रहा था, उससे पहले ये जो एपीडीएम तो बाद में बनी, ये जो पीडीएम थी उस वक्त सारों ने कह दिया इसको एमक्यूएम को दहशतगर्द है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे याद है मौलाना फजलुर रहमान और अशरफ जई ने, इन दोनों ने इसको मूव किया था, उसको टेररिस्ट कर दिया, और उसके बाद सारे उसके पास जाते हैं एमक्यूएम के, जी हमें आप वोट दें। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज दिस? हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हैं सिर्फ वोट की बिना के ऊपर कि हमें वोट मिल जाए, बाकी ठीक है, बाकी जो मर्जी पूरा साल 11 महीने गालियां निकालते रहो और उसके बाद 12वें महीने में आके और नहीं जी आप हमारे साथ आए, हम मिल के जुल के काम करेंगे। और भाई जो पहले नहीं कर सके अब कैसे करोगे? ये इलेक्शंस जो हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये इलेक्शंस ठीक नहीं होंगे, ये नहीं ठीक होंगे। और ये जो आज बैठे हैं ना कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, नहीं होगा। ये सब चीजें मारेंगे कि जी हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारे हल्के में हमारा कैंडिडेट जीत रहा था। ये पुराना रवायात जो है ये दोबारा जागेंगी। आप 10 तारीख को देख लेना, 8 को इलेक्शन होते हैं, 10, 11, 12 को आप देख लेना क्या वोट काउंटिंग के अंदर क्या होता है। दिस विल बी द सेम ओल्ड स्टोरी, नथिंग विल चेंज। हाँ, अब जो चेंज करना है उसमें बात करें। चेंज हमने करना है इकोनॉमी को बेहतर बनाना है। आप इकोनॉमी को बेहतर कैसे बनाएंगे? अच्छे लोगों को बिठाएं, जरूरी नहीं है कि एक जमात के हो, हर जमात के आप लोग बिठाएं और उनसे मशवरे करके मुल्क को आगे चलाएं। SIFC के अंदर है ना, लेकिन वहां मॉनिटर आपने रखा हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ इस मॉनिटर को हर जगह होना चाहिए, आर्मी चीफ को, क्योंकि ये हमारी, देखो कई लोग इसको बुरा मनाएंगे, हम लोग हैं डंडे से चलने वाले। मैं आपको बड़े आराम से बता रहा हूँ, डंडे से चलने वाले हम, प्यार से नहीं चलने वाले हैं। ना हम टैक्स देते हैं, ना रूल ऑफ लॉ को ब्रेक करते हैं। हर जगह कोई आपको पुलिस वाला रोकता है, तुम्हें पता है मैं कौन। पीजे मीर साहब मुझे ये बताएं कि मियां साहब जो हैं उनके माजी में जो इख्तलाफात जब हुए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी वजूहात नोन है, सबको मालूम है ऑलरेडी। दिफा का और खारजा का शोबा जो है उस पर मेजर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो है वो वहीं से होती है। अब SIFC के थ्रू जो मईशत के फैसले भी अगर बड़े बड़े हैं वो उस फोरम पर होने हैं, तो प्रैक्टिकली मियां साहब तो मेंबर SIFC जो है वो मुंतखब होने जा रहे हैं। आपको लगता है कि मियां साहब इस नई रियलिटी के साथ रिकंसाइल कर पाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, या यही बुनियाद बनेगी अगली लड़ाई की? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, और कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि आते हैं आप SIFC बन जाते हैं। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर अगर नवाज शरीफ को कोई जानता है, आउट ऑफ पॉलिटिक्स मैं जानता हूं, हम तो इकट्ठे होते थे। अब क्वेश्चन उठता है कि उनकी मैं जहनियत को जानता हूं, उनके माइंडसेट को जानता हूं, वो अपने एक रोड पे चलते हैं, वो अपना उनका एक होता है, वो भी लोन रेंजर है, ये इमरान भी लोन रेंजर है। वो बेनजीर जो थी वो बिल्कुल, मैंने उसको देखा है, बिल्कुल वो बैलेंस होके चलती थी, लेकिन गलतियां हर जगह हुई हैं, ये नहीं है। द क्वेश्चन है अगेन अराइजेस, क्या ये जो मॉनिटर्स हैं हमारे, क्या इनको वो अलाउ करेंगे 5th टाइम कि अगर आप इफ यू गो आउट ऑफ बाउंड्स तो हम ये कर देंगे? ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है, ये एक आपके सामने एक हैंगिंग स्वॉर्ड है। सही। पीजे मीर साहब, मैं आई कम बैक टू यू। मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को भी बड़े बेहतरीन अंदाज में समझते हैं और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में मुख्तलिफ हलकों में इन्होंने सर्वेस भी किए हैं, वहाँ पर कौन सा कैंडिडेट, कौन सी बिरादरी का वोट, किस सियासी जमात का वोट मैटर करता है, उनसे पूछेंगे कि बिलावल की जो मैसेजिंग है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बल्ले की अदम मौजूदगी में जो इंतखाबी निशानात मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवारों को अलॉट किए गए हैं उसकी जगह तीर का इंतखाब कर सकता है? इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। असदुल्ला खान साहब, मुझे ये बताइए कि फाख्ता, कैंची, चिमटा, इस किस्म के निशानात जो हैं वो पीटीआई के मुख्तलिफ हलकों में, और भी ज़ाहिर है कि बहुत से ऐसे जिनको अब ये कहा जा रहा है कि बाकायदा डेरोगेटरी हैं, जानबूझकर दिए गए हैं, उन इंतखाबी निशानों की मौजूदगी में साथ में पीटीआई के बहुत सारे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं जो इमरान खान की तस्वीर लगा के कैंपेन भी कर रहे हैं। उनके पोस्टर्स कोई नहीं, बैनर्स कोई नहीं उतार रहा। जो जेन्युइनली उनका बैक्ड कैंडिडेट है उनके बैनर्स भी उतर रहे हैं। ऐसी सूरत में जब बिलावल ये मैसेज देते हैं कि नून लीग पीटीआई से इंतकाम ले रही है, मुल्क को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते, मेरा साथ दें, मैं ये जो दहशत का इस्तेमाल किया जा रहा है मैं इसको ख़त्म करूँगा, आपको लगता है कि ये एक पॉपुलर मैसेज है और पीटीआई का वोटर अट्रैक्ट हो सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है ना ईसा नकवी साहब, उस पर तो हर एक ने कोशिश की कि वो वोट बैंक उसको ग्रैब कर सके, और ये पहले दिन से हो रहा था। जब से तहरीक इंसाफ की मुश्किलात नज़र आना शुरू हुई थी, सब लोग कोशिश कर रहे थे कि हमें जो है ये, और इस्तेकाम पाकिस्तान जब पार्टी बनी थी उन्होंने नारा भी ये लगाया था कि हम हैं दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि हमने ही बनाई थी, हमने ही नज़रिया दिया था, और अब हम इधर आ गए हैं तो दरअसल हम ही तहरीक इंसाफ हैं, बस हमने अपना नाम बदला है, तो इसलिए हमारे पास आइए। कल आपने देखा क्या हुआ लाहौर में, N119 में शोर मच गया, टेलीविजन पर खबरें चली, वेबसाइट्स के पर हमने देखा खबरें चलना शुरू, बड़ी तफसील के साथ कि ब्रेकिंग न्यूज़ के जी N119 में जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं महर वसीम, उन्होंने मरियम नवाज के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और अपने हज़ारों कारकुनों को लेकर शामिल हो गए हैं। अब इस खबर का वॉल्यूम, एक तरफ हकीकत यह है कि वहां पर पीटीआई का उम्मीदवार महर वसीम था ही नहीं, वहां पर शहजाद फारूक 119 में उम्मीदवार है, और ये महर वसीम नामी जो शख्स था ये ख्वाहिशमंद तो था इसको टिकट मिले, लेकिन इस शख्स को टिकट के लिए तहरीक इंसाफ ने कंसीडर ही नहीं किया। जो 2-3 ऑप्शंस थे इस हल्के में उसमें ये शख्स शामिल ही नहीं था, लेकिन पीटीआई की पॉपुलैरिटी को अपनी ग्रैब करने के लिए या उनका वोट हासिल करने के लिए लोगों को ये मैसेज करना था कि भाई चूंकि पीटीआई वाला अब हमारे साथ आ गया तो पीटीआई के लोग भी हमें वोट दें। और इसी तरह से जो बिलावल साहब हैं वो भी 2-3 तरह के फार्मूले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो ये चाह रहे हैं कि पीटीआई के लोग उनको वोट कर दें, फिर वो कहते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवारों का कोई मुस्तकबिल नहीं है उनको वोट ना देना, फिर वो कहते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार जो जीत जाएंगे उनको हम अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। तो वो हर 2 सूरतों में या हर 3 सूरतों में पीटीआई का जो वोट बैंक है उसको पीपल्स पार्टी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इलेक्शन से पहले चाहे इलेक्शन के बाद, नताइज आने के बाद। और यही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कर रही है। वो भी यही कर रहे हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान और झंडे पर जीतेंगे, और जीतने के बाद वो हमारी तरफ आ जाएंगे और हमें ज्वाइन कर लेंगे आके। उनको लगता है कि हम एक जहाज़ उड़ाएंगे और जहाज़ में इन सब लोगों को बिठाकर 2018 की तरह ले आएंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 2018 में ये लोग इसलिए बैठ गए थे क्योंकि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन रही थी, उसमें शामिल हो गए थे। अब अगर हुकूमत नहीं बन रही होगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, जिनके अपने 13 लोग हैं, उनमें से 6 में सिर्फ सीट एडजस्टमेंट हुई है, उसमें से भी 3 की हालत पतली है, तो ऐसे में लोग उस जहाज में क्यों बैठेंगे जिनके पास अपने 5-6 बंदे होंगे? तो अभी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी बाकी हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस का हल नजर आना बाकी है, क्योंकि सारी सियासी जमातें कोशिश ये कर रही हैं कि जो ज्यादा वोट है वो चूंकि पीटीआई का है तो वोट किसी तरह हम ले सकें। और जहां तक ये सवाल है कि पंजाब की हद तक कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि चूंकि बल्ला नहीं बचा तो पीटीआई का नजरियाती वोटर तीर पर जाकर मोहर लगा दे, महज इसलिए कि चूंकि बल्ला है नहीं है। हाँ, ये एडवांटेज कुछ हलकों में नून लीग को जरूर हो सकता है कि जहां पर तहरीक इंसाफ का तगड़ा उम्मीदवार जाने के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मसलन आप लोधरा में देखें जहांगीर तरीन साहब के हलके में, तो पीर इकबाल शाह जो हैं उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। उससे पहले जो शफीक साहब थे उन्होंने भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। तो दस्तबरदारी का ऐलान करने के बाद अब सिद्दीक बलोच बचे हैं और वहां पर जहांगीर तरीन बचे हैं। तो वोटर के लिए पीटीआई का ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि पीटीआई ने अब जिस खातून को वहां से अपना हमायत दी है वो खातून बहुत ही बिल्कुल उनके पास इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो कुछ हलकों में ऐसा जरूर होगा कि लोग सेकंड ऑप्शन के तौर पर फिर देखेंगे, अच्छा चलें ये दूसरा उम्मीदवार भी तो हमारे लिए हमारे ही इलाके का है और यहीं पर पार्टियां बदल बदल के काम करता रहा है तो चलें इसको दे दें। कुछ हलकों में इसका इंपैक्ट किसी हद तक आ सकता है,
लेकिन खालिस नजरियाती वोटर जो है सही। वो मैं नहीं मानता कि महज इसलिए कि बल्ला नहीं है वो जाके तीर पर या शेर पर मोहर लगा देगा। सही। कुछ हलकों में फैक्टर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। सही, यानी कि बिलावल आपको लगता है कि उनकी ये जो मैसेजिंग है टुवर्ड्स पीटीआई ये सक्सेसफुल नहीं होगी, और वाहिद तरीका यही था कि अगर उनकी सीट एडजस्टमेंट बाकायदा मुज़ाकरात के नतीजे में पीटीआई के साथ होती, ओनली दैट वाज द पॉसिबिलिटी। सिंधु साहब, जो नून लीग की कैंपेन है उसको हम बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को मियां साहब ने जलसा किया, हाफजाबाद में वो सामने आए और आज मानसेरा में अच्छा साइजेबल क्राउड था, लेकिन लिया का जलसा आप लोगों ने कैंसिल कर दिया। फिर लाहौर के हवाले से एक मीटिंग है, उसकी तफसील सामने आई कि मियां साहब और शरीफ फैमिली रैलियां निकालेगी लाहौर में, और वो बस शुरू होने वाला है सिलसिला, और लाहौर में कैंपेन का फोकस हो जाएगा। तो जो सियासी जमातों के कायदीन हैं उनके तो अपने हल्के बड़े तगड़े होते हैं और वो जाकर अपने उम्मीदवारों की कैंपेन करते हैं, वो जलसे करते हैं। साउथ पंजाब के किसी एरिया में नज़र आ रहे होते, दूसरे इलाकों में जहाँ पर नून लीग का मैसेजिंग आपने ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से करनी है, तो फोकस अगर लाहौर होगा कैंपेन का, तो जो आपके बाकी उम्मीदवार हैं उनकी कैंपेन कौन चलाएगा? देखिए सर, अभी सब सारी जगहों पे प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी लाहौर में चंद दिन पहले मोहतरमा मरियम साहबा ने अपना बहुत बड़ा जलसा किया। उसके बाद आज 2 जलसे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के थे, उधर मानसेरा में जलसा था। और मैंने देखा है कि बाकी जमातें भी जो हैं वो फील्ड में हैं और कैंपेन कर रही हैं। एक तो आपको पता है कि सर्दी बहुत ज्यादा है, और दूसरा धुंध भी अंदर धुंध है। सुबह दिन निकलता है, फिर शाम पड़ जाती है, दोपहर तो होती नहीं है, 4 बजे तो धुंध पड़ जाती है। इसके बावजूद बड़ी हिम्मत है सारे लोगों की भी और उम्मीदवारों की भी, सारे मैदान में है, क्योंकि इस दफा मौसम वाकई बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड सा है। तो बाकी हम समझते हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पे ये इलेक्शन होगी। आप चूंकि वो बार बार इस इलेक्शन सिर्फ 16 माह को ले आते हैं बीच में, जाहिर है दैट इज आल्सो पर्टिनेंट क्वेश्चन है, मैं उसके ये नहीं उससे को भाग रहा हूँ। लेकिन आप देखिए कि उससे पहले 2017 में क्या था, और उसके बाद जो 42 माह थी वो किसी और की हुकूमत थी ना, उस 42 माह में क्या हुआ था। तो इन सारे लोगों को देख के करके, दूसरा अभी बार बार अभी मंशूर की भी बात कर रहे थे, मंशूर भी आ गया, सारा कुछ आ गया। बात तो ये कि उस पर अमल करना, क्योंकि ये अब आवाम को इस तरीके से नहीं, बहुत पहले एक नारा लगा था रोटी कपड़ा और मकान, और आज तक रोटी जो है वो मतलब कब्र जो है, मकान जो है कब्र की शक्ल में मिल गया, कपड़े की जगह पे कफन मिल गया, और रोटी की फिर इंसान को जरूरत ही नहीं है। इसलिए बाकी जहां तक कैंपेन का तल्लक है हमारी इधर फैसलाबाद। अच्छा सर, मैं सिंधु साहब, मैं 16 माह का मैं आपको बता दूं, मैं 16 माह का तस्करा बार बार इस वजह से कर रहा हूं, ये आप एज अ पॉलिटिशियन इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते होंगे कि 2019 ऑनवर्ड्स इस मुल्क में 2,59,00,000 वोटर्स का इजाफा हुआ है, और ये 2017 की जो गुफ्तगू है इससे आपको लगता है टेक्निकली कि वो कनेक्ट कर पाएगा, या उसके लिए ये 16 माह का जवाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस तरह सब मैं कभी भी ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहता और ना कभी ऐसी बात करते। ज़ाहिर है वोट तो बाइफरकेट होगा, तकसीम होगा, सब सारी जमातों को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी असद भाई ने बात की, बड़ी खूबसूरत तज्जिया उन्होंने किया कि अगर बिलावल कहे या दूसरे कहे, इस्तेकाम वाले या वट एवर जो भी, तो उनको तो शायद ये वोट ना मिले। लेकिन मतलब हमारे लिए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो वोटों का, और हमें मिलेंगे भी जो भी लोगों को, क्योंकि ये बार बार अब आप कहते हैं ना कि एक पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, उस पे तो सीधा सा एक सिंपल सा है। आप देखिए जिस दिन ये अभी रिसेंट आप देखिए जो गालिम गलोच ब्रिगेड है, हम इस देखो मेरे पास ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो अपना है इलेक्शन एक्ट है, इसकी आर्टिकल 205, 208, 209 और 2215, अगर इसका जवाब उनका कोई लॉयर नहीं दे सका वहां पे, तो फिर क्या किया जाए? या तो इसको बंद कर दिया जाए कि कोई पार्टी भी अपने इलेक्शंस ना करवाए, और सुप्रीम कोर्ट ने तो वही केस सुनना जो उसके सामने हो। दूसरा आप देखें ये गालिम गलोच ब्रिगेड ने भी रिसेंटली क्या किया है कि ईरान का जो अटैक हुआ है उस पर उन्होंने हमारी अपनी ही फौज को मतलब उस पर गालियां निकालना शुरू कर दी। ऐसा नहीं चलेगा। अब लोगों को थोड़ा, दूसरा 21 अक्टूबर को जो आप कह रहे हैं कि सारे जो अभी कर रहे थे मोहतरम काबिल सदर तराम है पीजे मीर साहब कि सबको मिलकर बैठना होगा, यही बात 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ वापस है तो उन्होंने कहा कि अब मसाइल और है, सबको मिल बैठकर इसका हल निकालना होगा, और आप देखेंगे हल निकाला जाएगा। और अल्लाह ताला के फजल से 9 तारीख का जो सूरज है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का होगा और मियां नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम होंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा पीजे मीर साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो कॉल है कि मिलकर बैठना चाहिए और सारे मामलात अफाम तफहीम से करें, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके लिए आपको नहीं लगता कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है? इमरान खान साहब की तरफ से जिस वक्त मुसलसल दरवाज़ा बंद था अपोजिशन के लिए, इन जमातों के लिए, वो दरवाज़ा उस वक्त खुला जिस वक्त इमरान खान साहब के लिए हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। उन्होंने तब कहा मैं सियासतदानों से बात करूँगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जो कुछ हो रहा है क्योंकि उनको फेवर कर रहा है या नून लीग की सियासत को, तो अभी तो कोई बंदा मेज़ पे बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है।
इलेक्शन के बाद अगर ये सदा दी जाती है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लें, चार्टर ऑफ नया डेमोक्रेसी बना लें, या डिफेंस और इनके मामलात पर एक कांस्टेंट पॉलिसी बना लें, उस वक्त क्या जो लोग अब ज़ेर अताब हैं वो सुनेंगे बात? सर देखें, इमरान जो है, हमने सारी बचपन में इकट्ठे खेली हुई है क्रिकेट, स्कूल में भी इकट्ठे थे, कैथीड्रल में। वो मार खा के सीखता है, वो उसको समझाओ नहीं सीखता। इसको मैंने कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा कि भाई तुम मुफाहमत करो, एक दूसरे से बात करो, बट वो नहीं, वो एक फिक्सेटेड हो गया था, मैं जी पकड़ूंगा, करप्शन करूंगा। और यार, करप्शन आप नहीं रोक सकते पूरी दुनिया के अंदर, आप उसको एक कर्टेल कर देते हो, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वो चलती है। अब आप एक ही पे फोकस करो, डेवलपमेंट पे ना फोकस करो, तो नुकसान किसका है? मुल्क का। हाँ, जहां आपको सही ब्लेटेंट नजर आती है पकड़ो, अनपनिश्ड, सिंपल एज दैट। अब वो फिक्सेटेड था। अब जिस तरह आपने कहा, वो उसको समझ आई तो आई, लेट आई। अब लेट आई तो इट वाज टू लेट। अभी भी मैं समझता हूं कि अगर हम बैठ के बात करें एक दूसरे के साथ, और ये क्यों बैठ के बात करें, क्योंकि जो भी आएगा इलेक्शंस के बाद, बिलीव मी, ये बहुत टफ टाइम मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट आएगी, बहुत टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि अवाम रोड पे निकल आई हुई है। वो कह रही है आपकी कीमतें कम करो, पेट्रोल, आटा, आप कमोडिटीज की कीमतें कम करो। अब ये जो गवर्नमेंट है, फ्रैंकली जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इसको पूरा नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि आपके इकोनॉमी के हालात इस तरह है, आपके अंदर एक इकोनॉमिक डिप्रेशन है, जो कि लोगों को अब बताएं कि आप इस बड़ी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। $126 मिलियन का आपका एक्सटर्नल डेट है यार, खुदा के लिए। आपका जीडीपी ग्रोथ जो प्रिडिक्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने 8.1%, अब वो 7.1% हो गया। अंदाजा लगाओ। तो हाउ विल यू रिकवर? रिकवरी हो सकती है, ये मिल के बैठ करें, और जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करें और कहें कि भाई वी विल नॉट क्रिटिसाइज यू फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, लेकिन हम तनकीद करेंगे बराए तामीर। यहाँ तो गालियों पे एक दूसरे की पर्सनालिटीज पे आ जाते हैं कि वो ये, तो इस तरह पॉलिटिक्स तो नहीं चलती है ना। इस तरह नुकसान तो अवाम का है, गरीब आदमी का है। ये जो मरियम हो, नवाज हो, ये इमरान हो, कोई भी हो, बिलावल हो, ये इनके एक एक लफ्ज जो है अवाम सुनती है, और इनसे उम्मीद की एक किरण रखते हैं। तो अगर ये एक दूसरे की वो कर दें, मेरे जमाने में ये हुआ, उसके ये हुआ, फलाना ये हुआ, इस तरह नहीं अब टाइम चलेगा। अब तो आप देख ले, वर्चुअल जलसे आने शुरू हो गए, लोग निकल ही नहीं सकते हैं बाहर। इतनी मुसीबत हो गई है, बड़ी बात कहां से निकलेगा? सो पहले बैठो इलेक्शन से, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करो कि जो भी आएगा यू विल एक्सेप्ट इट। नहीं आएगा तो फिर वो जो बंदा कह के चला गया था ना, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सही। पीजे मीर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। आई कम। ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि ये जो रूल्स ऑफ द गेम है, ये सेट करने की बात हो रही है, लेकिन ये रूल्स ऑफ द गेम तो इलेक्शन से पहले सेट होने चाहिए। और हुकूमत जो बनेगी उसके सामने किस किस्म के चैलेंजेस होंगे, इंतखाबात को क्या कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन और मोस्ट इंजीनियर्ड इलेक्शंस होने जा रहे हैं। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान वापस आने से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जमात के लोग ये दावा करते थे कि 2/3 अक्सरियत लेगी मुस्लिम लीग नून। उसके बाद इसको रिवाइज किया गया, ये कहा गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि हम सादा अक्सरियत लेंगे, और उसमें पंजाब के हवाले से दावा था कि 120 से 125 नशिस्तें निकालेगी मुस्लिम लीग नवाज। अब इलेक्शन में जब 16 दिन बाकी हैं, तो क्या नून लीग अभी इस एस्टीमेट के ऊपर कायम है या इसको रिवाइज कर लिया है? सिंधु साहब बताइएगा, क्या आपको नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन बनेगी? और इन केस आप लोगों को सादा अक्सरियत नहीं मिलती, तो कुछ लोग तो हमें मालूम है कि जिनके साथ आप इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ मिला के भी 172 नहीं बनता या 166 नहीं बनता, फिर किसको मुंतखब करेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी जो तनकीद कर रहे हैं उनके साथ बैठेंगे? देखिए सर, रफी साहब, सबसे पहले तो मीर साहब फरमा रहे थे कि रूल्स ऑफ द गेम जो सारा, और लेकिन इसमें मेरा ख्याल है, वाकई आपकी बात दुरुस्त है
कि बहुत देर हो गई है। और इमरान खान साहब को तो शुरू में इवन बिलावल भुट्टो साहब ने भी जब कहा कि मिलके बैठते हैं, फिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा फिर मिलके बैठे मतलब मसाके माशियत करे, लेकिन जब ये इक़्तिदार होता है ना इंसान के पास, चाहे कोई भी हो, वो समझता शायद ये सारी जिंदगी रहना, लेकिन इक़्तिदार सदा तो अल्लाह ताला के घर में है, वो किसी इंसान का नहीं होता। इसलिए ये कुछ ऐसे काम करने चाहिए ताकि कल को आप उन मुश्किलात में मुकाफाती अमल होता है। और अभी इमरान खान साहब अभी एक हफ्ता पहले आप जर्नलिस्टों को, जो सीनियर जर्नलिस्ट से मिले हैं, शायद आप भी हैं उसमें, तो वो कह रहे थे कि मैं इनसे नहीं मिल सकता। और हम बंदा जो पता खूज डिग पैदा फिर तो रोक चाड़ा दिया कि मैंने इत्थे कढ़ लो नहीं तो मैं किसी पासे मुंह कर जाना जी, और उनके पासे जाना तुसी जेड़ा काम होना सी हो गया। दूसरे नंबर पे आप सादक थे पंजाब से, हम आज भी हम कह रहे हैं कि बहुत बहुत अच्छी 100 से ज्यादा सीटें लेंगे, डेफिनेट लेंगे। और इसके अलावा जिसको भी, लेकिन मैं सीटों के अलावा जिसको भी अगर 172 की बात करें, एक वक्त ऐसा था जब मोहतरमा ने हुकूमत बनाई थी, इससे भी कम सीटें थी, लेकिन सादा अक्सरियत अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट लिविंग इन द पैराडाइज फूल। जो भी है, जो आवाम का फैसला होगा, एक तो वोटर जो मुझे लग रहा है कि टर्न आउट कम होगा इस मौसम के हवाले से, लेकिन जो आवाम का फैसला होगा वो सबको कबूल करना पड़ेगा। और फिर जो भी होगा हुकूमत जो है सारा नेचुरली, अब डेमोक्रेसी के अलावा तो कोई हल नहीं है। अगर आप इंटरनेशनली कोवेनेंट और जो आपकी कमिटमेंट्स हैं और कन्वेंशंस हैं, अगर उन पे चलना है, जीएसपी प्लस स्टेटस देना है या फ्री ट्रेड की तरफ जाना है, तो फिर तो आपको जो अपना है सही गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। सही। अच्छा, वो हल सही सिद्धू साहब, जी जी, अभी इलेक्शन का मौसम में हर एक ने एक दूसरे के खिलाफ बात करी, हमें को किसी ने दवाएं तो नहीं देनी इलेक्शन में दूसरी सही सही सही। अच्छा पीजे मीर साहब, एक थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है। सिद्धू साहब ने जैसे कहा कि खान साहब जो हैं वो बात नहीं करना चाहते। खान साहब बड़े अनऑर्थोडॉक्स हैं, आप उनको बड़े करीब से जानते हैं, बिल्कुल ही गैर रिवायती किस्म के सियासतदान हैं। ये बताएं हमें कि वो बीमार भी नहीं हो रहे, वो जेल में भी हैं, उनके बाहर निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं पैदा हो रही, लेकिन उनके सर में भी दर्द नहीं हो रहा, वो अस्पताल भी नहीं जाना चाह रहे, वो इनसे बात भी नहीं करना चाह रहे। खान साहब की कुछ समझ आ रही है आपको कि वो करना क्या चाह रहे हैं? ये अपने आप को बहुत फिजिकली फिट इसने रखा हुआ है हमेशा, कुछ भी हो ये एक्सरसाइज से बगैर नहीं रह सकता, मुझे पता है। तो वो ऐसा कीड़ा है कि इसने रनिंग करनी है डेली, इसने एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, तो ये इसने अपने आप को फिजिकली बहुत अच्छा इसने रखा हुआ है। क्या देखो अफसोस की बात है, एक ज़माने में नवाज शरीफ और ये दोनों ये रनिंग भी किया करते थे, एक्सरसाइज भी इकट्ठे करते थे, आज देखो क्या हरीफ बने हुए हैं। बट हैविंग सेड सो, ये आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट निकाला है। कई लीडर्स हैं वो बीमार हो जाते हैं, ये बीमार नहीं हुआ, जेल के अंदर बैठा हुआ है, अकड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो मेरी नज़र में है, जो मैं इस पर बिल्कुल तनकीद तामीर करता हूँ, कि आपने जब सियासत करनी है तो आपके दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, आपके दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं, ना होने चाहिए और ना हो सकते हैं। आज देख लेना, ये वही लोग हैं जो आपके इख्तलाफ में थे, आज आपके साथ हैं, कोई आपके साथ है। और इनके पास जितने भी ये साथ आए हैं, फवाद ने तो रिकॉर्ड कर दिया, 4 पार्टीज चेंज कर दी हैं, सरवर ने 3 कर दी हैं अभी। सो ये आए तो वहीं से, सब रोटेशन से आए हुए हैं, कोई इधर से रोटेट कर जाता है, कोई उधर से कर जाता है, नजरियाती तो है कोई नहीं। एक चीज मैं क्रेडिट दूंगा नवाज शरीफ को कि उन्होंने कहा है कि मैं ये इधर उधर के जो है ना, ये पार्टी छोड़ने वाले, इनको मैं नहीं रखूंगा। आई होप ही स्टिक्स टू इट। मैंने ये सवाल, पहला सवाल था मेरा जब चार्टर डेमोक्रेसी साइन हुई थी, कि ये म्यूजिकल चेयर्स तो नहीं होंगी। नहीं, लेकिन पीजे वीर साहब, उनकी जमात में बहुत सारे लोग हैं। परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो चले गए थे उनकी वापसी हो चुकी है। जो जिस तरीके से उन्होंने बाहें खोली और वेलकम किया, ये 119 का हवाला दिया अभी असदुल्ला खान ने कि वहाँ पर एक शख्स जो पीटीआई का कैंडिडेट भी नहीं था उसको गले लगा लिया। फिर उसके बाद आपको ईसा एक क्लिपिंग भी दे दूंगा जिसपे उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों का उनका ख्याल किया जा सकता है कि जो ज़बरदस्ती नहीं गए, जो उनको जिनको जबरदस्ती ले जाया गया, उनका वो करेंगे। जो वैसे चले गए उनको उन्होंने कहा मैं नहीं रखूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। सही, बिल्कुल बिल्कुल, हम मुझे अंदाजा। अच्छा असदुल्ला खान साहब, बताइए ज़रा कि करंट सिनेरियो में ऑब्वियसली सिलेक्शन को फ्री एंड फेयर उस तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, जो सूरत हाल चल रही है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके ऊपर सवालात मौजूद हैं। करंट सिनेरियो में पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, डू दे स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून
शेर के निशान के साथ, पीपल्स पार्टी तीर के निशान के साथ, क्या टफ टाइम दे सकेंगे? कितनी सीटें आपको लगता है? देखें ईसा साहब, अगर तो ये इलेक्शन बल्ले के निशान के बगैर हो रहा होता और बाकी सारे फैक्टर्स शामिल ना किए जाएं, यानी सिर्फ बल्ले का निशान लिया गया है, बाकी आप उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने दें और ज़बरदस्ती उनके बयान दिलवा कर दस्तबरदारियाँ ना करवाएं, ज़बरदस्ती लोगों को ना बिठाएं, लोग गायब ना हों, ये सारा कुछ ना हो, तो फिर अब ये मैटर ही नहीं कर रहा कि पीटे का निशान बल्ले का है या प्याला है या चारपाई है या क्या है, क्योंकि उस एक प्रॉब्लम को तो ओवरकम पीटीए ने कर लिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ ये एक फैक्टर के बल्ला नहीं है, ये बड़ा फर्क डाल सकता है। फर्क डालने, अगर यही फर्क डालने के लिए काफी होता तो फिर बाकी चीजें ना हो रही होती, अभी भी लोग ना उठाए जा रहे होते, अभी भी लोगों के को पुलिस रेड ना कर रही होती इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर, तो ये ना हो रहा होता अगर सिर्फ बल्ले का निशान का मसला होता। दूसरा, हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, लेकिन पीजा मीर साहब से जब ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं उन लोगों को गले नहीं लगाऊंगा जो चले गए, तो फौरी तौर पर मेरे जहन में नाम चंद एक उभरे हैं, जैसे अभी अजमल चीमा तहरीक इंसाफ से आए हैं इस मरतबा, और जो है वो नवाज शरीफ की आंख का तारा हो गए हैं। जवाहर उडाइच लोधरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं एमपीए का, पिछला इलेक्शन वो तहरीक इंसाफ से लड़के तहरीक इंसाफ के साथ रहे, मुनहरिफ हुए, अभी मुनहरिफ होकर हम अमीर हैदर संगा खुशाब से तहरीक इंसाफ के थे, फिर 17 जुलाई को नून लीग के टिकट से लड़े और अब जो है उनको गले लगा लिया वहां पर खुशाब में। फिर कई ऐसे लोग जो तहरीक इंसाफ की सारी उम्र सियासती तहरीक इंसाफ की है, उनके लिए अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने। और सबसे बड़ी मिसाल तो चौधरी शुजात साहब की लीजिए, चौधरी शुजात साहब ने तो पीठ में उनके बकौल छुरा घोंपा था 2022 में, और उस वक्त तो ये इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, तो समझते थे कि मैं हर एक को गले लगा सकता हूं, इन लोगों को नहीं लगाऊंगा जिनकी वजह से 2002 में नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है, और फिर उनके घर चले गए। तो अब आप जब बिलावल के हवाले से बार बार ये सवाल कर रहे हैं ना कि बिलावल साहब आज अगर तनकीद कर रहे हैं तो कल को किस मुंह से जाकर हुकूमत बनाने के लिए नवाज शरीफ के पास जाएंगे? तो बिलावल साहब नहीं जाएंगे, जरदारी साहब जाएंगे। तनकीद बिलावल साहब कर रहे हैं, हुकूमत साजी की कोशिशों में जरदारी साहब पेश होंगे और फिर कहेंगे ओ जी वो तो बच्चा है, वो तो अंडर ट्रेनिंग है, वो तो है, छोड़ें आप उसको, छोड़ें, बताएं अब करना क्या है। तो ये है, कोई बड़ा ये है सियासत। असदुल्ला खान साहब, वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब, फैसल करीम कुंडी साहब। 8 फरवरी के इंतखाबात यकीनन पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत उम्मीद यही करनी चाहिए कि उसके नतीजे में बनेगी जो पाकिस्तान के जो करंट मसाइल हैं इसको उससे निकाल सके, ना कि ये कि इन इंतखाबात के नतीजे में जो इस वक्त मुआशी बहरान है वो संगीन तर हो जाए। इसी दुआ के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।